नमस्कार, वर्ण में आपका स्वागत है। वर्ण का ये लखनऊ चैप्टर है जिसमें हम अलग अलग विधाओं के कलाकारों का साक्षात्कार करते हैं। आज हमारे बीच एक युवा कलाकार हैं, या ये कह सकते हैं एक ऐसे कलाकार जिन्होंने रंगों से संयोजन बनाए, रंगों के साथ साथ कदमों से संयोजन बनाए। तो आज हमारे बीच हैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह। इनकी जीवन के बारे में हम जानेंगे और साथ में इनकी इस ऑरा के बारे में जानेंगे कि इन्होंने एक इतनी युवा अवस्था में एक छोटी सी जगह से शुरुआत की और आज एक जाने माने कलाकार के रूप में यूपी में जाने जाते हैं। हम ये कहना ज़्यादा उचित होगा कि भारत में एक युवा कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो राघवेंद्र जी, आपका वर्ण में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका। तो आज हम इनके जीवन से जुड़ी चीज़ों में बात करेंगे कि कैसे इनकी जो नृत्य विधा है जिसमें ये पारंगत हैं, इन्होंने काफ़ी सारा काम किया है, उसमें कैसे जुड़े, कैसे स्टार्ट किया और कैसे इन्होंने बतौर प्रोफेशन इसको चुना। तो राघवेंद्र जी, कैसे आपके जीवन में जो ये विधा है नृत्य, इसको डांस हम कहते हैं जनरल भाषा में, तो ये कैसे आपने चुना स्टार्टिंग में? क्या ये बचपन से कुछ आप कर रहे थे? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने मुझे आमंत्रित किया है अपने चैनल पे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि नाच की अगर शुरुआत करूँ, मैं बताऊँ कि नाच कब से आया, कैसे आया, क्यों आया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने नाच को नहीं चुना, नाच ने मुझे चुना, नाच ने मेरी देह को चुना। और बाल्यकाल से कह सकते हैं कि बचपन का रुझान शायद एक ऐसी क्रांति में कन्वर्ट हो गया कि मैं इस मंच का कलाकार बन गया। तो अगर मैं अपने आप को, जो मेरी स्मृति में आता है कि 90s के दशक में जो है हम लोग थे और थोड़ा सा टीवी का साधन था, दूरदर्शन का कह सकता हूँ श्रेय, और थोड़ा सा बॉलीवुड का प्रभाव रहा। तो शायद मेरी परवरिश में एक आकर्षण नृत्य के प्रति बचपन से ही हो गया। और कह सकते हैं कि बचपन से एक जो कला के प्रति तो मेरा आकर्षण, मुझे ऐसा लगता है कि ये गॉड गिफ्टेड था, क्योंकि मेरी परवरिश में मेरे परिवार का इसमें योगदान नहीं हो सकता है। ये गॉड गिफ्टेड था कि मेरा आकर्षण शुरू से दृश्य और मंच की तरफ रहा। और पारिवारिक परिवेश में अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो लोक संगीत प्रिय थे और पसंद था, एक उत्तम दर्जे पे ये स्थान रखता था। लेकिन मेरा आकर्षण थोड़ा सा शायद मेरा दृष्टिकोण विपरीत था। तो बाल्यकाल से मैं कह सकता हूँ कि नाच ने मुझे स्वीकार किया। अभी हम थोड़ा सा बहुत प्रारंभ में जाएंगे, बहुत स्टार्टिंग में जाएंगे, क्योंकि हम भारत जैसे समृद्ध देश में हैं और उनके एक युवा कलाकार से बात कर रहे हैं। जनरली क्या होता है कि जब हम किसी विधा की बात करते हैं, वो डांस हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, या मूर्तिकार या किसी अन्य विधा से हो सकते हैं। हमारे साथ भारत में एक समाज चलता है, जिस तरीके की हमारी परंपराएं रही हैं, वो चीज़ें साथ में इंक्लूड होती हैं। और एक जब जेंट्स, एक पुरुष इस विधा को चुनता है, वो बचपन से जब चीज़ें होती हैं कि वो बच्चा, जब बचपन में एक बच्चा नाच रहा होता है तो लोग बहुत खुश होते हैं कि आपका बच्चा नाच रहा है। लेकिन जब वो बच्चा बड़े होकर नाचता है तो ये शायद नागवार गुजरे जी, ये कहना ज़्यादा सही होगा। और फिर दूसरी, आपका नाम जो है डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, तो आप ठाकुर हैं जी, ठीक है। तो एक ठाकुर हैं और ठाकुर में फिर एक बच्चा नाच रहा है, ठाकुरों का पुरुष वर्ग में नाच रहा है। अब तो जो एक छवि जो बनती है, आपका गांव कौन सा पड़ता है? मैं अपना मूल निवास, अगर मैं अपना पैतृक निवास बताऊं तो मैं प्रतापगढ़ का। दोनों ही बता दीजिए। हाँ, मेरा अगर ददिहाल की बात करते हैं तो वो प्रतापगढ़ है, ठेठ ठाकुरों वाला क्षेत्र। मेरा जन्म स्थान सुल्तानपुर का है, जहाँ मेरी परवरिश हुई, जहाँ मेरा जन्म स्थान हुआ। और फिर उसके बाद ये पलायन चलता रहा। अब आपने बात छेड़ दी
पुरुष वर्ग के नाच को लेकर के। देखिए नाच शब्द मैं यहाँ पे बार बार यूज़ करूँगा बिकॉज ऑफ डांस थोड़ा सा एक सोफिस्टिकेटेड वर्ड हो जाता है, बट नाच को बात करने के लिए अगर नाच शब्द का मैं यूज़ करूँगा तो शायद वो ज़्यादा चोट करेगा और ज़्यादा असर डालेगा, इसलिए मैं नाच बोलूँगा, इसको आप अन्यथा नहीं लेंगे। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक कला क्षेत्र में ललित कलाओं के जो वर्गीकरण हैं, ललित कलाओं के वर्गीकरण में कई विधाओं में चयन आसान है पुरुष और स्त्री दोनों के लिए। लेकिन अगर मैं बात मंच कला की करूं और मंच कला में खासकर नृत्य संकाय की बात करूं तो वहाँ पे वर्गीकरण में थोड़ी सी बायसनेस आ जाती है बिकॉज ऑफ इसमें देखिए दोष भी दे सकते हैं और कारण भी दिया जा सकता है। दोष इस बात का कि शायद हम उतने मानसिक विकसित नहीं हैं इस क्षेत्र को लेकर के, या हम अज्ञानी हैं कि नृत्य संकाय में कैसे इसका चुनाव किया जाए या इसका भविष्य कहाँ तक दिखाई देता है, और अज्ञानी कह सकते हैं कि परिवेश का बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो मैं अगर अपनी बात कहूँ कि मैं सुल्तानपुर जैसे छोटे से कस्बे से आया और जहाँ पे संगीत कहीं ना कहीं सोसाइटी में एग्जिस्ट करता था बट डांस एग्जिस्ट नहीं करता था। ये मैं बात कर रहा हूँ 96-97 की। तो और उस दौरान ही शायद मेरा कायाकल्प या मेरा अंकुरण हो रहा था इस क्षेत्र के लिए। तो शुरू हुई कहानी वहीं से ही कि छोटी सी उम्र थी और पहला रिस्पॉन्स अभी हम सीधे इतनी दूर नहीं जा रहे हैं जी। जो दर्शक हैं वो ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि जी जब जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत और भारत में एक जो जाति शब्द जो जुड़ा होता है जी वो आप कहीं पे भी जाएंगे तो वो वॉइस उसकी तेज होती है जी। ठीक है। तो मैं केवल ये जानना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम जब ये किसी को पता चला, बचपन की में ही चल रहे हैं अभी हम लोग, अभी आगे नहीं पहुँचे हैं, तो फर्स्ट टाइम जब किसी को पता चलता है कि फलाने का बच्चा है ये तो नाचता है, तो वो जो रिस्पॉन्स था घर का मेनली वो कैसा था और जो पारिवारिक परिवेश जो है जी वो कैसा था? देखिए मैं अगर अपनी बात का पहला मंच अगर मैं याद करता हूँ तो पहले शायद वो पहला और आखिरी मंच था जहाँ पे अप्रिसिएशन मिला था मुझे। बहुत छोटी उम्र में जब मैंने पहली बार मंच किया था और मुझे अभी भी दिन याद है 1 जनवरी 1999 में मेरा पहला मंच हुआ था। 9 वर्ष अभिनंदन समारोह करके बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था सुल्तानपुर में और बहुत भारी जनसंख्या थी, हमें लगता है 1000-1500 लोग रहे होंगे। वो तो हाई स्कूल के पहले की बात होगी। ये बहुत स्कूलिंग हमें लगता है कि तब मैं और भी छोटा रहा उस टाइम हूँगा। पे बच्चे नाचते तो अच्छा लगता है। हाँ, तो उस समय शायद मैं उसी तरीके से पैम्पर कर दिया गया, मैं टैकल कर दिया गया। परिवेश है, तो हम जी जी 10th की बात की हाँ, बात तो मैं कर रहे वहीं आ रहा हूँ कि तो वो पहला मंच हैं। मतलब मुझे प्रोत्साहित कर दिया गया, लोगों ने हाथों हाथ लिया कि हाँ एक बाल कलाकार है और प्रसिद्धि और प्रोत्साहन दोनों मिला। फिर जब आप 10th की बात करते हैं, जब मैं टीन एज में आने लगा, टीन एज में दोनों ही इंटर है ना, हाँ इंटर उस और टीन एज जो हाई स्कूल इंटर दोनों 9th की बात, ये 9th उसी से हाँ 9, सुल्तानपुर से 10, हुआ या 11, 12 आजमगढ़ से हुआ? नहीं मेरा पूरा का पूरा 12 तक का मेरा क्वालिफिकेशन सुल्तानपुर वो का है। सुल्तानपुर से हुआ। तो उस दौरान भी मैं कंटिन्यू मंच पे सक्रिय था और अब अच्छा खासा एक मेरी एक इमेज थी शहर में कि हाँ एक राघवेंद्र हैं जो शास्त्रीय नृत्य के। क्या था रिस्पॉन्स पापा का आपके? अगर मैं परिवार की बात करूं तो मैं परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जी। केवल आपके फादर की बात कर रहा हूँ। क्या रिस्पॉन्स था उनका? फादर मेरे इस क्षेत्र के लिए उदासीन थे क्योंकि वो पुलिस विभाग में थे और मैं उनकी तारीफ़ हमेशा करता हूँ कि फादर कभी मेरी फील्ड को लेकर के मेरे अगेंस्ट नहीं थे। वो एक बात हमेशा मुझसे कहते थे कि जो भी करना है बहुत ईमानदारी से करना है और मुझे रिज़ल्ट चाहिए, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, मैं आपके लिए परिवार और आप लोगों को छोड़ करके बाहर सर्वाइव करता हूँ ताकि मैं आपको अच्छी परवरिश दे दूँ। तो आप लोग जो भी करना चाहते हैं आप करिए, बट मुझे सफलता चाहिए। मुझे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं आपके लिए जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो पापा मेरे उदासीन कह सकते हैं, बहुत उनको इस क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं थी, तो बहुत नेगेटिव भी नहीं रहे और बहुत पॉजिटिव भी नहीं रहे। वो ये कहते थे कि कर रहे हो तो। फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था? बाकी फैमिलीज़ में देखिए मैंने कहा ना परिवेश का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हम जिस शहर से थे तो वहाँ पे नकारात्मकता ज़्यादा थी, सकारात्मकता कम थी। रेस्ट ऑफ बाकी फैमिली मेम्बर्स में अगर बहनें एग्जिट क्या शब्द थे? एग्जिट कि उस 9 to मैं 12 लोकल लैंग्वेज में हाँ 9 to 12 की टाइम ड्यूरेशन में तो टोटली अगेंस्ट थे।
बिल्कुल नकारात्मक प्रभाव था, बहुत ही नकारात्मक प्रभाव था। नकारात्मक प्रभाव मतलब दंड प्रधान प्रभाव था कि अगर नाच के प्रति मैं ऐसे ही लगा रहा तो दंड का प्रावधान मेरे लिए शुरू हो गया था उस समय। दंड का प्रधान मतलब शारीरिक, मानसिक और शाब्दिक हर तरीके का दंड। हाँ, कुटाई भी हुई, कुटाई तो हुई, काफ़ी हुई। मारा गया, मैं मारा गया, शब्दों से मारा गया, शारीरिक। तो यहाँ तक आपका जो जी। सुल्तानपुर में आप हाँ। इंटर तक रहे। इसके बाद आपने प्रवेश लिया, जो आपका एडमिशन हुआ कॉलेज ऑफ आर्ट्स लखनऊ में हुआ, लखनऊ यूनिवर्सिटी में। जब लखनऊ में आए आप, आजमगढ़ से लखनऊ, सुल्तानपुर से लखनऊ काफ़ी अलग है। हाँ बिल्कुल अलग है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और टोकूंगा कि 12th आते आते मैं थोड़ा सा मानसिक विचलित हो गया था, उसको हम कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन हो गया था, बिकॉज ऑफ मैं बहुत एवरेज चाइल्ड था पढ़ने में। मैं बहुत औसत बच्चा था, मैंने कभी टॉप नहीं किया हाई स्कूल इंटर, बट एवरेज बच्चा था, बहुत बिलो एवरेज नहीं था, मतलब ऐसा नहीं नगण्य था, अच्छा था पढ़ने में, और नाच का कीड़ा था, और चित्रकला का भी आकर्षण बचपन से ही था, अच्छी ड्राइंग करता था बचपन से। तो जब 12th के बाद डिसीजन होता है ना कि अभी क्या करना है, हायर एजुकेशन में कहाँ जाना है, तो हायर एजुकेशन के लिए मेरे लिए चुनाव किया गया कि मुझे लॉ की पढ़ाई करनी है। तो मैंने LLB का फॉर्म साइन किया कि सुल्तानपुर से मुझे लॉ कराया जाएगा। और तो मैं तब तक मेरा मनोबल टूट चुका था कि अभी नाच में करियर नहीं जाएगा, 12th तक नाच लिया, अभी ठीक है, अभी लॉ करेंगे। मैंने भी अपना माइंडसेट वैसे बना लिया था। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान कुछ स्केचिंग्स वगैरह कर रहा था उस समय। तो पढ़ाई का स्तर मेरे घर पे अच्छा है, तो मेरी भाभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं, तो उन्होंने फ़ाइन आर्ट देख रखा था वहाँ पे। तो उन्होंने भैया को सजेस्ट किया कि भैया का इंटरेस्ट ऑफ एरिया फ़ाइन आर्ट में है, तो क्यों ना इनको फ़ाइन आर्ट के लिए भेजा जाए, इनका इंटरेस्ट ऑफ एरिया भी है और अच्छी क्वालिफिकेशन के साथ एक अच्छा अप्रोच भी है। तो देन एंड देयर चुनाव किया गया कि कहाँ कहाँ से इसकी वैकेंसीज़ हैं। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म बस बचा हुआ था, तो मैंने भरा, और फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म लिस्ट आउट भर दिया गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वेटिंग चला गया और लखनऊ यूनिवर्सिटी में मेरा हो गया, मेरी रैंक आ गई और मैं यहाँ पे आ गया। तो मैं इन दोनों फ़ाइन आर्ट में आने से ज़्यादा इस वजह से खुश था कि मेरा घर छूटेगा, या फिर इलाहाबाद जाऊँगा या फिर लखनऊ जाऊँगा। इलाहाबाद गया अगर तो मुझे प्रयाग संगीत समिति मिल जाएगा, और लखनऊ आया तो भातखंडे मिल जाएगा। तो इत्तेफाकन लखनऊ आना हो गया, और लखनऊ आर्ट्स कॉलेज की काउंसलिंग हुई, मैं वहाँ पे एडमिट हो गया। देन नेक्स्ट डे मैं भातखंडे में खड़ा था। तो लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में आप 4 साल रहे? 6 साल। 6 साल मास्टर्स किया मैंने। तो वो जो आप 6 साल वहाँ पे रहे हैं, कैसे बीते? क्या कुछ खास यादें हैं? बहुत खास यादें हैं। मुझे लगता है कि अगर वो 6 साल मेरी ज़िंदगी में नहीं आते तो शायद मैं आज अपने आप को कथक आर्टिस्ट नहीं कहता, या शायद मैं रंगों और रेखाओं ने क्या बदला? रंगों और रेखाओं ने जीवन का पैमाना ही बदल दिया। मतलब एक रीज़न दे दिया, एक वैल्यू दे दी, कि एक पहचान दे दी कि मैं क्या था, मुझे क्या करना है और मैं क्या कर सकता हूँ। ये तीनों चीज़ें मुझे आर्ट्स कॉलेज से मिली, और मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा कि आर्ट्स कॉलेज ने मुझे एक वो ताकत दी अपने आप से लड़ने की, और अपने आप के लिए लड़ने की ताकत मुझे आर्ट्स कॉलेज टीचर्स ने आपको पढ़ाया जो अभी आपको लगता हो कि हाँ ये ठीक? देखिए टीचर्स, अगर मैं बाय नेम बात करूंगा तो लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो मैं अगर मैं अपने शुक्राना में आऊँ कि हाँ इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। वहाँ गिनती के टीचर थे तो लंबी लिस्ट नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत, मैं व्यक्तिगत नाम तो नहीं लूँगा, बट मुझे प्रोत्साहन मिला, मुझे गाइडेंस मिला, एंड मुझे सीनियर्स का गाइडेंस मुझे मिला। बता, अगर मैं टीचर से ज़्यादा क्रेडिट मैं अपने सीनियर्स को देता हूँ, जो मेरे सीनियर्स मेरे टीचर को नहीं देते? दे सकता हूँ मैं। जैसे अगर मैं अगर देना चाहूँ आर्ट्स कॉलेज के, किसने पेंटिंग पढ़ाई आपको? मेरे मास्टर के गाइड राजेंद्र सर थे। सक्सेना सर से भी मेरा काफ़ी अच्छा समय बीता है। नीता कुमार मैम से मेरा काफ़ी अच्छा संबंध रहा। तो इन 3 टीचरों को मैं अपना, क्या मिला इन 3 टीचर से आपको? इन तीनों टीचरों से मुझे मेरा विज़न मिला। देखिए अगर मैं बात करूं सक्सेना सर की, तो उनके साथ मेरा 4 साल VFA वाला ड्यूरेशन मेरा उनके साथ भी था। उसी समय नीता कुमार मैम के साथ भी मेरा ड्यूरेशन मैं उनके साथ समझ रहा था। देखो एक भी मैं बताऊं आपको कि फ़ाइन आर्ट में 6 साल गुजारने के बाद या उस दौरान मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे बहुत अच्छी पेंटिंग बनानी है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि मुझे कला सीखनी है, मुझे कला समझनी है ना। मुझे कला का सौंदर्य समझना था, एस्थेटिक समझना था। 3 टीचरों से
किस तरीके का एस्थेटिक समझा आपने? तो मैं अगर सक्सेना सर की बात करूँ चलिए तो 1 बाई 1 तीनों की बात करें। हाँ, सक्सेना सर की अगर मैं बात करूँ तो वो हमेशा से मुझे जो है ये कहते थे कि तुम वर्सटाइल हो, तुम्हारे पास दोनों फॉर्म का विज़न बहुत क्लियर कट है, तुम चाहो तो कोलैबोरेट करके काम करो या चाहो तो कोई एक पर्टिकुलर फील्ड चूज़ करके सेपरेटली काम करो। तो वो डे वन से मेरे दिमाग में ये बात डाल रहे थे कि मेरा जो कंफर्ट जोन जो वो उन्होंने मुझे जो जज किया उनको लगा कि मैं ज़्यादा कन्वीनियंट या ज़्यादा कंफर्टेबल मैं परफॉर्मिंग आर्ट के लिए हूँ, बट उन्होंने मुझे ये नहीं टोका कि तुम फाइन आर्ट मत करो। उन्होंने कहा कि अपने सब्जेक्ट का प्लेटफॉर्म कन्वर्ट कर दो, मतलब जो आप सब्जेक्ट कैनवस पे सोच रहे हैं वो उसका मीडियम ऑफ आप परफॉर्मिंग आर्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो ये मुझे उनका विज़न बहुत अच्छा लगा। नीता मैम की अगर मैं बात करूँ तो नीता कुमार मैम अपने आप में अच्छी लोग का उनका थोड़ा सा अटैचमेंट ज़्यादा था, उनके कामों में मैंने लोग काफ़ी देखा। कितने काम देखे उनके आपने? जितने भी मैंने उस दौरान देखे मतलब ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, मतलब क्योंकि देखिए एक सब्जेक्ट के हिसाब से अगर मैं उनसे मिल रहा था तो एक सब्जेक्ट वो मुझे कॉपी फ्रॉम ओल्ड मास्टर पढ़ाती थी, तो उस दौरान पे अगर मैंने जो भी उनके 5-10 काम देखे, उन 5-10 कामों में मैंने उनके जो एक विज़न था वो लोक की तरफ उनका आकर्षण ज़्यादा था। रंगों का कंपोजिशन वो लोक में जो यूज़ करती थी, तो मैंने अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे एक जो कलर कंपोजिशन की अगर मैं जो मंच पे मैंने अपने ऊपर प्रयोग किया तो शायद उसका क्रेडिट मैं उनको दे सकता हूँ। तीसरा नाम आता है हमारे पास राजेंद्र सर का। राजेंद्र। राजेंद्र सर की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे इनके साथ मेरा मास्टर्स तक का सफ़र बीता है। गाइड थे आपके? गाइड थे, मेरे मास्टर्स के गाइड थे, और ये वॉश के काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हैं और इनके भी मैंने कुछ काम देखे वॉश के, और इनके साथ मेरा तारतम्य स्मूथ था क्योंकि उस समय तक मेरा ये निर्णय हो चुका था, मास्टर्स में आता है तो मेरा ये निर्णय हो चुका था कि मास्टर्स की डिग्री के बाद मुझे स्विच करके परफॉर्मिंग आर्ट में चले जाना है। और ये बात मैंने उनको डे वन ही बता दी थी कि सर बस मेरा ये मास्टर्स MFA हो जाना है, इसके बाद मैं कथक की तरफ मतलब अभी 2 जाऊंगा। कलाकार ऐसे हैं जो अभी काम हाँ कर रहे हैं जी, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद और प्रोफेसर उमेश उमेश कुमार कुमार सक्सेना जी, हाँ ठीक है। तो अब तो अभी काम देखते होंगे आप? हाँ। देखते हैं। तो किन के काम पसंद है आपको? अगर मैं काम की बात करूं तो इन दोनों में मुझे सबसे ज़्यादा काम ज़्यादा आकर्षित कर रहा है राजेंद्र सर का। राजेंद्र सर का जो है काम अपने आप में है इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो जिस शैली में काम कर रहे हैं कठिनतम शैली है। अच्छा थॉट है वो जिस मूड पे वो काम करते हैं, लेकिन जब मैं समकालीनता की बात करता हूँ या नए प्रयोगों की बात करता हूँ अगर, तो प्रयोग धर्मिता पे मुझे सक्सेना सर ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। किस तरीके की चीज़ आपको प्रभावित करती है? देखिए सक्सेना सर के साथ जो मैंने उनके कामों में देखा है तो एक सर्टेन टाइम के बाद उनके सब्जेक्ट्स बदल जाते हैं, बदल रहे हैं। और सब्जेक्ट बदल जाते हैं कि फॉर्म बदल जाते हैं? फॉर्म बदल सकते हैं, फॉर्म और सब्जेक्ट कह सकते हैं, दोनों चीज़ें, क्योंकि मीडियम तो उनका वही चलता आ रहा है जिस मीडियम पे वो चीज़ें अलग है ना कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट एंड फॉर्म अगर की दोनों की बात करें तो कहीं ना कहीं वो उन दोनों को मैनिपुलेट करके एक नया कंपोजिशन क्रिएट कर रहे हैं। तो सक्सेना सबको मैं ज़्यादा देता हूँ, समय देखता हूँ प्रयोग की दृष्टि से वो अभी एक्टिव हैं, ज़्यादा अच्छा काम, मतलब अभी भी वो कंटेंट में काम कर रहे हैं, कंटिन्यू काम कर रहे हैं। और राजेंद्र सर के काम में क्या आपको दिखाई देता है? राजेंद्र सर के काम में देखिए मैं अभी बहुत ज़्यादा आप स्टूडेंट नहीं हैं। हाँ, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा देखिए क्योंकि राजेंद्र सर से मेरी भेंट भी काफ़ी एक अंतराल हो चुका है और मुझे अभी वर्तमान में नहीं पता है कि वो कहाँ पे हैं और क्या काम कर रहे हैं, लेकिन जितना मैं सुनता हूँ या लोगों के से जानकारी जो मिलती है कि हाँ सर अभी भी वॉश शैली में काम कर रहे हैं, और अभी वो नया क्या काम कर रहे हैं मुझे इसकी खास जानकारी नहीं है क्योंकि मेरे संपर्क में अभी वो नहीं है। तो कॉलेज में अभी ये तो टीचर्स की बात हो गई जी, और लोग एक शो एक याद है लगभग एक शो हुआ था, ये करीब 2016 के समथिंग हुआ होगा या 15 जी, एक शो हुआ था आपका जो ड्राइंग का लाइन अभिव्यक्ति 14 में हुआ था वो, 2014 उसके बारे में बताइए कैसा था? हाँ, क्या चीज़ थी? उस समय हम लोग सक्सेना सर के सुपरविज़न में काम कर रहे थे। हम लोगों का वो आखिरी साल था, चौथा वर्ष था BFA का, तो उन्होंने एक लाइन ड्राइंग कॉम्पोजिशन पे चंदन अग्रवाल थे, हाँ, और आप थे, लाइन ड्राइंग पे कुछ काम लोग थे। कराने का उनका एक मूड आया था। तो उनमें यह था कि उसमें उस एग्जीबिशन में कलर नहीं यूज़ किए जाएंगे, सिर्फ लाइन से काम। फोटोज़ हैं आपके पास?
मुझे अपनी करेक्शन देखनी हाँ पड़ेगी। बिल्कुल देखिएगा। तो वो उसमें सिर्फ लाइन से काम करना था, हम्म। उसमें कोई कलर यूज़ नहीं करना था, और एक ब्लैंक पेपर पे एक स्ट्रोक में आपको अपना काम रिप्रेजेंट करना था। इंटरेस्टिंग था वो काम, क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट को कैसे ऐड कर रहे थे हाँ, वहाँ पे? तो फिर मेरे साथ जब मैं अपने ऊपर आया तो मैंने थोड़ा सा टाइम लिया। फिर मैं एक दिन उनके पास गया कि सर मैं कैनवस पे या मैं पेपर पे स्केचिंग नहीं करना चाहता। तो उन्होंने कहा कि क्या सोचा है, तो मैंने उन्हीं की बात उनको याद कराई कि आप ही ने कहा था ना कि अपना वे ऑफ मीडियम बदल दो। तो मैंने कहा कि सर मैं अपनी बॉडी पे काम करके अपनी जो लाइन जो मेरा सब्जेक्ट है, जो मेरा थीम है, मैं अपनी बॉडी पे कन्वे करना चाहता हूँ, और ऐसा करके मेरे पास एक थॉट प्रोसेस है, इट्स कॉल्ड परफॉर्मेंस आर्ट करके हम करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलो देखते हैं, करते हैं। तो वो हुआ, फ्रूटफुल हुआ, और काफ़ी सक्सेस रहा वो शो, काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, क्योंकि पहली बार हमें लगता है कि आर्ट्स कॉलेज में एज अ परफॉर्मेंस आर्ट किसी ने ये एक नया ट्रेंड सेट किया था। तो काफ़ी अच्छा रहा, सफल था वो शो मेरा, और काफ़ी काम किया उस पर, और काफ़ी लोगों ने मेरे साथ मेरी हेल्प करी थी उसको रिप्रेजेंट करने में। तो अच्छा था शो, वो उन्हीं की ही सुपरविज़न में बना था। तो जो टाइम था, आप हॉस्टल में रहते थे या हॉस्टल के बाहर? शुरुआत के तो 1 डेढ़ साल में हॉस्टल में रहा, हॉस्टल में। उसके बाद फिर कैसा मैं था हॉस्टल उस टाइम पे? कुछ रैगिंग होती थी क्या? मेरे टाइम पे तो हॉस्टल, आई थिंक वो कह सकता हूँ मैं, अब तक का वो गोल्डन टाइम था। रैगिंग होती थी? रैगिंग नहीं होती थी। नहीं होती, रैगिंग खत्म हो गई थी। रैगिंग खत्म हो गई थी, बट एक इंट्रोवर्ट कह सकते हैं। क्या था वो? इंट्रोडक्शन हाँ, के अगर मैं introduction वर्ड में। की बात करूं तो अगर आप उस एरा का माइंडसेट हाँ। मेरे से पूछ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा पैथेटिक था। लेकिन आज मुझे वो बड़ा आनंददायक लगता है। वो बड़ी अच्छी यादें थी मेरी, क्योंकि उस साल कैसे क्वेश्चंस होते थे, किस कैसे तरीके से लोग बहुत बनाते थे? बहुत मैनिपुलेटिंग से क्वेश्चन होते थे, थोड़े से नॉनसेंस होते थे, बट फन था। मतलब ऐसा था कि आप पैनिक नहीं हो रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन में नहीं जा रहे हैं, आपको मज़ा आएगा। क्योंकि सारे एक बॉयज़ का जो एक माइंडसेट होता है ना, वो थोड़ा सा एक, हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा वल्गैरिटी की तरफ है, या थोड़ा सा नॉनसेंस है, थोड़ा हल्की बातें और निचली बातें करते हैं। तो आपको थोड़ा समय लगता है उस जॉनर में आने के लिए, उसके बाद आप बहुत ईजी हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी वही रहा। तो मैं उसको रैगिंग, या मैं अपने सीनियर्स को ब्लेम नहीं करूँगा कि मेरी रैगिंग हुई, बट इंट्रोडक्शन के शुरुआती दिनों में तो थोड़ा सा मैं व्यक्तिगत परेशान हुआ, क्योंकि स्वभाव नहीं मैच कर रहा था। उसके बाद मैंने पूरे साल सीनियर तो बहुत सारे थे। मतलब मुझे याद है कि नाम याद हो? हम 45 सीनियर थे उस समय, और हम 6 फर्स्ट ईयर थे सिर्फ। बाकी सोचिए कि तो इतने नंबर्स में सिर्फ 6 फर्स्ट ईयर थे, बाकी सब सीनियर थे। और उस समय में मुझे याद आता है कि मास्टर्स में श्याम दादा थे, और अस्थाना भाई साहब थे, और चंदन भाई साहब थे, अभय भाई साहब थे, सौरभ भाई साहब थे। और अगर सेकेंड ईयर की बात करें तो आपके धर्मेंद्र और अंशुमन, इनका पूरा बैच था। और अगर थर्ड ईयर की बात करूँ तो रुपेश भैया का बैच था, प्रवीण शंकरधर का बैच था, कृष्णा भाई साहब का बैच था। तो ये इन लोगों का, और ये सारे, मुझे ऐसा लगता है कि सारे अपने समय के या वर्तमान में भी ये आर्ट की तरफ अभी भी अट्रैक्ट हैं और काम कर रहे हैं। इसमें से मोस्ट ऑफ सीनियर्स को मैं जानता हूँ कि जो अभी भी एज अ समकालीन कला के प्रति आकर्षित हैं और अपना काम कर रहे हैं। जैसे अपूर्व भैया को मैं देखता हूँ कि वो भी काम कर रहे हैं, चंदन भाई साहब काम कर रहे हैं, और अभय भाई साहब से भी मेरी जल्दी मुलाकात हुई, और वो भी मुंबई में हैं और कुछ नया फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। उन्होंने मेरे को भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था, तो वो भी समकालीन में कुछ नया लाने वाले हैं, जल्दी आप लोगों को पता चलेगा। और बाकी श्याम भाई साहब और सौरभ भाई साहब गवर्नमेंट जॉब में हैं, और कृष्णा भाई साहब भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, और जो कमर्शियल के जो मेरे सीनियर्स थे वो अपनी अपनी किसी न किसी कंपनी में अच्छा काम कर रहे हैं। तो रेस्ट ऑफ मैं कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब और फ्रीलांस आर्ट में मोस्ट ऑफ सीनियर एंगेज हैं। आलोक द्विवेदी कौन थे? आपके बैचमेट थे? आलोक द्विवेदी मेरे बैचमेट थे। तो उनकी अभी मूवी आई हुई है। हाँ, आलोक द्विवेदी, मिट्टी पहचान। हाँ, मेरी आलोक से तो खैर अभी कोई वर्तमान में कोई संपर्क नहीं है, लेकिन जितना भी साथ बीता हम लोगों का, उन्होंने डायरेक्ट किया ही मूवी। अच्छा साथ बीता, और अच्छी सोच का बंदा है, और शुरुआत से ही उसका एक विजन सेट था कि क्या करना है। जैसे मैंने कहा ना कि फाइनल मास्टर आते आते ये था कि अभी यहाँ से बहुत सारे सीनियर्स की हम लोगों ने बात कर ली। अब खास बात ये है जी कि वो किस्सा बताइए जिसमें केवल रोटियां बेली जाती थी। सॉरी, रोटियां बेली जाती थी जिसमें केवल रोटियां। देखिए, वो कौन ऐसे महानुभाव थे जिनके लिए केवल आपने रोटियां बेली हैं? रोटियां बेली हैं मैंने।
मैं टैलेंटेड था बचपन से ही, रोटी बेल क्योंकि लेंगे। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत अच्छा ट्रेन करके लखनऊ भेजा था। खाना अच्छा बनाता था, नाचना गाना तो खैर बचपन से ही वो ब्लड में इनबिल्ट था। पेंटिंग भी ठीक ठाक थी, थॉट अच्छा था, अच्छा लड़का था मैं। तो हम लोग जब हॉस्टल छोड़ा, हॉस्टल छोड़ने के बाद मेरे 2 रूम पार्टनर, मेरे हॉस्टल के ही रूम पार्टनर वो मेरे डे 1 के पार्टनर थे। काउंसलिंग से ले इवन इलाहाबाद की कोचिंग से लेकर के काउंसलिंग एंड रूम पार्टनर बनना हॉस्टल का, फिर बाहर के पीजी का रूम पार्टनर बनना। तो मेरे दोनों बड़े ख़ास हैं, रवि कुमार अग्रहरी और अमित राजन वर्मा। हम तीनों ने साथ में ही छोड़ा और हम लोगों ने बाहर रूम लिया डालीगंज में। और हम लोगों का थोड़ा सा व्यवहार काफ़ी लोकप्रिय था, तो हम लोगों का जो है कह सकते हैं कि सेपरेशन कभी नहीं रहा। मतलब हम कहने को 3 थे, लेकिन मेरा जो पीजी या मेरा जो कमरा था वो धर्मशाला था। तो अक्सर कोई ना कोई उसमें इनवाइटेड रहता था। हम तीनों के अपने अपने फ्रेंड, तो हम तीनों के अपने अपने फ्रेंड तीनों के फ्रेंड हो चुके थे। कॉमन फ्रेंड हो चुके थे। अगर मेरा कोई दोस्त है तो अब वो उन दोनों का भी दोस्त है। तो कहने को हम 3 थे, अब हम 6 हो गए। फिर उसमें फिर कुछ कॉलेज के बड़े मेरे खास, मेरे बैचमेट, मेरे सीनियर, मेरे जूनियर, तो उनसे भी कुछ अगर थोड़ा सा जो मुँह लगे तो वो भी उनका भी पदार्पण होने लगा। तो कहने को उस रूम में हम 3 लोगों का सिर्फ रेंट जाता था। खाना बनाने में अच्छे थे? खाना बनाने में बहुत अच्छा था। रहने वाले और खाने वाले अक्सर 7 या 8 हो जाते थे। तो उसमें भी डिपार्टमेंट बटे हुए थे। राजन भाई साहब मेरे जो है वो सब्जी का डिपार्टमेंट देखते थे, रवि भाई साहब बर्तन एंड क्लीनिंग का कभी कभी देख लेते थे, थोड़ा मूडी थे। मैं फंसता था रोटी के लिए क्योंकि आपके साथ में और एक महानुभाव थे, विकास। हाँ, विकास की अगर बात करूँ वो टेक्सटाइल, वो भी डांस की, हाँ वो भी अभी वर्तमान में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में। उन्होंने टेक्सटाइल से ग्रेजुएशन किया था, बीएफए किया था टेक्सटाइल से, कॉलेज ऑफ आर्ट से। मास्टर्स उनको मिला नहीं, चूँकि अपने यहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं था। फिर अच्छा इत्तेफाक से उनकी फादर की जगह पे उनकी जॉब अगर लग गई। आप ये अभी जो है आर्ट्स कॉलेज में थे हम, जी अब आर्ट्स कॉलेज से हम परफॉर्मिंग आर्ट की तरफ चलते हैं। जी रंगों की बात की और रंगों से जुड़ी चीज़ों की बात की, संयोजन की बात की, तो इतना रंगों के संयोजन करते करते साथ में पैरों के संयोजन तक पहुँचे, कदमों के संयोजन पे पहुँचे, जहाँ पे एक अपने नए क्रिएशन के नए संयोजन बनाए। तो जब भातखंडे आप गए तो भातखंडे का ऑरा कैसा था और वहाँ किन लोगों के सानिध्य में आपने सीखना स्टार्ट किया? भातखंडे तो मतलब मैं अपने समय की बात बताऊं तो भातखंडे की जो सकारात्मकता और जो एक पॉजिटिविटी है ना, वो आकर्षण मैं नहीं भूल सकता। मतलब मुझे याद है कि जब पहले दिन मैंने चौखट पे पैर रखा था तो ऑटोमेटिक बॉडी में एक अनुशासन डेवलप हो गया और एक पैशन जो था वो और ज़्यादा उसको किक मिल गया। एक मंदिर जैसा फील आता है ना कि आप पहले जब उसके चौखट पे पैर रखते हैं तो ऑटोमेटिक अपने आप चौखट की सीढ़ी को छूने का मन हो गया। और जब आप कॉरिडोर क्रॉस करते हैं, आप कभी भातखंडे जाएं तो आप कॉरिडोर क्रॉस करेंगे तो आपको हर कमरे से धूप बत्ती की खुशबू आएगी और हर कमरे से आपको सुर लय ताल की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। तो वो एक ऐसा वाइब्रेशन है कि जब आप जाते हैं तो आप अपनी सारी नेगेटिविटी भातखंडे के गेट पे छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि आप जा ही अपने आप को स्कैन कर रहे हैं उस कॉरिडोर के। कितने साल रहे आप भातखंडे में? भातखंडे में मेरा समय बीता 10 साल का और अच्छा समय बीता और बहुत सारे गुरुओं का आशीर्वाद मिला, मुझे बड़ा स्नेह मिला भातखंडे में। और मुझे जो पंख कॉलेज ऑफ आर्ट ने दिए थे उस पंख को उड़ान मुझे भातखंडे ने दी। चूँकि आप डांस की विधा से, एक नृत्य की विधा से जुड़े हुए हैं और भातखंडे एक सबसे उचित जगह मान सकते हैं जी। तो भातखंडे, अगर उसके बारे में अगर आप कुछ ऐसा बताएं, उसका थोड़ा सा इतिहास, जिससे लोग उसको जानें, थोड़ा सा और बेहतर तरीके से जानें जी। कैसे बना भातखंडे? भातखंडे की कल्पना जो जितना मेरा अध्ययन है या जितना मेरा अनुभव है, 1926 में इसकी स्थापना करी गई। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने इसकी स्थापना करी। उसके पहले स्टार्ट हुआ था ना ये? नहीं, 1926 में ही इसकी स्थापना विष्णु नारायण भातखंडे जी ने कर दी थी। तब इसका नाम मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूज़िक करके था। बिकॉज ऑफ उसके पीछे की कहानी है कि उस समय जो 1926 के जो तत्कालीन गवर्नर थे
उनका नाम मैं बताऊंगा आपको कि सर विलियम मैरिस, तो उन्हीं के नाम पे ये कॉलेज की स्थापना कर दी गई थी। शुरुआत में नवाबों ने इस स्कूल को बतौर स्कूल रन किया था, नहीं, किसी संस्था के तौर पे या किसी तरीके से? देखिए, अगर आप नवाबों की बात करेंगे तो कथक का संरक्षण, मैं कह सकता हूँ कथक का संरक्षण नवाबों से मिला हमें। नवाब वाजिद अली शाह का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा लखनऊ घराने की कथक को लेकर के, और शायद उन्होंने जो परी खाना एक बड़ा फेमस नाम है हमें मिलता है इतिहास के पन्नों में, उसका क्रेडिट मैं देता हूँ। तो नवाबों का कंट्रीब्यूशन भातखंडे को नहीं मिला, मैं जहाँ तक हो सकता है मैं गलत हूँ, कथक को मिला। कथक को काफ़ी संरक्षण मिला। नवाब वाजिद अली शाह ने लखनऊ घराने की कथक को संरक्षित किया, उसके लिए उन्होंने काफ़ी प्रयोग भी किए और काफ़ी सारा स्पेस तैयार किया, तो कथक को संरक्षण मिला नवाबों का। लखनऊ कथक के नाम से लखनऊ जाना कथक, हाँ, लखनऊ घराने की कथक को संरक्षण मिला नवाब वाजिद, क्योंकि इसके पहले भी अगर मैं उनकी पुरखों की बात करूं और कथक के पुरखों की बात करूं तो दोनों का तारतम्य काफ़ी पुराना है। मतलब हमारे ये 1926 में फिर मैरिज कॉलेज बना म्यूज़िक का, भातखंडे का पहला नाम, भातखंडे विष्णु संस्था के तौर पे। उसके बाद अगर फिर आता है इसका, फिर जब स्वतंत्रता के बाद फिर इसका नाम बदल करके हिंदुस्तानी नाम रखा गया। जब 1966 में इसका नाम रखा गया बदल करके भातखंडे कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक करके ऐसा रखा गया। उसके बाद फिर सन 2000 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया गया और सन 2022 में इसको फुल फ्रेश करके यूपी गवर्नमेंट का स्टेट यूनिवर्सिटी बना दिया गया, और अभी वर्तमान में इसको कह सकते हैं भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय। तो भातखंडे जो भी म्यूजिक की फील्ड में, म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट की फील्ड में हाँ काम कर रहे हैं लगभग, तो इसमें से कुछ ऐसे नाम जो दो तरीके से नाम आप बता सकते हैं। एक कुछ युवा कलाकार जो समकालीन टाइम में वो अलग अलग फॉर्म में काम कर रहे हों, वो उनकी फॉर्म अलग हो सकती है, डांस भी हो सकती है, वाद्य यंत्र भी हो सकते हैं, म्यूजिक भी हो सकती है, बांसुरी भी हो सकती है, और कुछ ऐसे कलाकार जो वरिष्ठ हों, जिन्होंने एक स्थापित कलाकार के रूप में जानते हैं। देखिए, अगर मैं वरिष्ठतम की बात जाऊं तो कुछ ऐसे नायाब हीरे हैं जो विश्व पटल पे चमक रहे हैं। पहला नाम जाता है नौशाद साहब का, इनके बहुत सारे गाने हम लोगों ने बॉलीवुड में सुने। और उसके बाद पद्मश्री मालिनी अवस्थी, जो इस समय उनका डंका बजता है लोक गायन शैली का, भातखंडे की शागिर्दगी रही उनकी और पद्मश्री पुरस्कार से नवाजी गई, और वर्तमान में बहुत 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 सफलतम मतलब अग्रणी लोक गायिका हैं लोक विधा की। पद्मश्री अनूप जलोटा जी हैं, जिनको भजन सम्राट कहा जाता है, भातखंडे के शागिर्द रहे। और ऐसे बहुत सारे रिनाउंड आर्टिस्ट हैं जिन्होंने भातखंडे की तालीम लेकर के आज विश्व पटल पे चमक रहे हैं। बहुत सारे ऐसे गुरु हैं, शमशाद बेगम अख्तर साहिबा, उनकी मैंने सुना है कि वो भी शिक्षिका के तौर पे भातखंडे में रहीं और जो ठुमरी सम्राज्ञी मानी जाती हैं। तो बहुत सारे ऐसे कथक के बहुत सारे ऐसे रिनाउंड गुरु रहे, जिसमें मोहन राव शंकर कल्याणपुरकर जी रहे, पद्मश्री दादी स्मार्ट साहब रहे, और पूर्णिमा पांडे मैम रहीं, सुभाष दीक्षित गुरु जी रहे, कुमकुमधर रहीं, वीना सिंह रहे, मीरा दीक्षित जी रहे। तो इन सभी गुरुओं ने अपना बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन भातखंडे को दिया है। कलाकार जो वरिष्ठ हों, जिन्होंने एक स्थापित कलाकार के रूप में जानते हैं। देखिए, अगर मैं वरिष्ठतम की बात जाऊं तो कुछ ऐसे नायाब हीरे हैं जो विश्व पटल पे चमक रहे हैं। पहला नाम जाता है नौशाद साहब का, इनके बहुत सारे गाने हम लोगों ने बॉलीवुड में सुने। और उसके बाद पद्मश्री मालिनी अवस्थी, जो इस समय उनका डंका बजता है लोक गायन शैली का, भातखंडे की शागिर्दगी रही उनकी और पद्मश्री पुरस्कार से नवाजी गई, और वर्तमान में बहुत 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 सफलतम मतलब अग्रणी लोक गायिका हैं लोक विधा की। पद्मश्री अनूप जलोटा जी हैं, जिनको भजन सम्राट कहा जाता है, भातखंडे के शागिर्द रहे। और ऐसे बहुत सारे रिनाउंड आर्टिस्ट हैं जिन्होंने भातखंडे की तालीम लेकर के आज विश्व पटल पे चमक रहे हैं। बहुत सारे ऐसे गुरु हैं, शमशाद बेगम अख्तर साहिबा, उनकी मैंने सुना है कि वो भी शिक्षिका के तौर पे भातखंडे में रहीं
और जो ठुमरी सम्राज्ञी मानी जाती हैं। तो बहुत सारे ऐसे कथक के बहुत सारे ऐसे रिनाउंड गुरु रहे, जिसमें मोहन राव शंकर कल्याणपुरकर जी रहे, पद्मश्री पूर्व दादी स्मार्ट साहब रहे, और पूर्णिमा पांडे मैम रहीं, सुभाष दीक्षित गुरु जी रहे, कुमकुमधर रहीं, वीना सिंह रहे, मीरा दीक्षित जी रहे। तो इन सभी गुरुओं ने अपना बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन भातखंडे को दिया है। आप किन गुरुओं के सानिध्य में आपने ये जो कला है? भातखंडे में मेरी तालीम जो है डॉक्टर मीरा दीक्षित जी के सानिध्य में हुई। मैंने उनसे पूरी तालीम ली, मैं उनका गंडाबंद शागिर्द भी रहा। और अगर आशीर्वाद की बात करूं तो जब मैं भातखंडे में पढ़ रहा था तो उस समय प्रोफेसर डॉक्टर कुमकुमधर जी एचओडी थी, डॉक्टर वीना सिंह मैम थे, और रुचि खरे मैम अभी भी वर्तमान में हैं वहाँ पे, डॉक्टर रुचि खरे मैम और डॉक्टर मीरा दीक्षित। तो इन चारों गुरुओं से कथक का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा चल रहा था, और मुझे इन चारों गुरुओं का बड़ा स्नेह मिला। मैं सीखा मैंने एक ही चारों गुरु से, गुरुओं के सानिध्य में सारे, हाँ, मतलब सुपरविज़न चारों गुरुओं का रहा। सीखा मैंने अपने गुरु से सिर्फ, लेकिन इन चारों का मुझे, इन तीनों का मुझे बड़ा विशेष स्नेह मिलता रहा। मतलब चारों गुरुओं के सानिध्य में सीखा। हाँ। फिर आप कह रहे हैं कि आपने अपने गुरु तो, हाँ, मेरी गुरु जो है मैंने उनसे ही प्रवेशिका से मेरा जो, मैंने भातखंडे से डिप्लोमा किया। मैंने जो डिप्लोमा का नाम डॉक्टर मीरा दीक्षित। डॉक्टर मीरा दीक्षित जी। तो उनके सानिध्य में मैंने उनके सानिध्य में पूरी कथक की पूरी तालीम मैंने उन्हीं के अंदर में ली थी। अच्छा, तो अभी आप अभी एज अ प्रोफेशनल जी आप आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, तो आपने अभी तक जब आप एजुकेशन ले रहे थे जब कथक में, तो उसके फंडामेंटल्स के बारे में बताएं कुछ। परफॉर्मिंग आर्ट की? हाँ, परफॉर्मिंग आर्ट के, और जिस विधा से आपने किया है, तो हम केवल अभी कथक पे ही बात करेंगे। देखिए, कथक हाँ, के बाद हम फिर डांस पे बात करेंगे। ठीक है। कथक की अगर बात करें हम, तो मैंने कहा ना कि मैं आर्ट्स कॉलेज से था, तो मेरी परवरिश आर्ट एस्थेटिक्स को लेकर के काफ़ी मैच्योर हो चुकी थी। तो मुझे मैंने सडंग पढ़ा था फाइन आर्ट में फर्स्ट ईयर में। तो जो सडंग का जो सूत्र था, 6 सूत्र था, वो एक चित्र को बनाने के लिए वो इम्प्लीमेंट कहीं ना कहीं होता है। तो वो मेरे दिमाग में काफ़ी अलग मायने से गूंजता था। तो जब मैं भातखंडे में कथक में आया, और कुछ सालों में शुरुआत में तो मंच नहीं मिला, जब थोड़ा सा करने लायक हो गया, तो अपने गुरु के साथ जब एक मंच पे खड़ा हुआ, तो ये बात मैंने उनसे साझा करी कि एक सडंग का एक सूत्र है, क्या यह परफॉर्मिंग आर्ट में इम्प्लीमेंट होता है क्या? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा प्रयोग है, तुम करके देखो, मेरे ख्याल से तो होना चाहिए। तो मैंने काफ़ी चिंतन किया इस चीज़ को लेकर के। तो मैंने एक चीज़ सिमिलरिटी में पाई कि सडंग यहाँ पे एप्लीकेबल है। मतलब सडंग का जो सूत्र एक चित्र बनने के लिए होता है, उसका हम थोड़ा विस्तारित तरीके से बताइए। हाँ, क्या है कि जो दर्शक हैं जी, वो तो वही उसमें से लगभग लोग सडंग नहीं जानते हैं या फाइन आर्ट नहीं जानते हैं। तो सडंग, तो इस चीज़ को जाने कि एक्चुअल में जब फाइन आर्ट होता है, तो फाइन आर्ट में फर्स्ट ईयर से स्टार्ट में टीचर सडंग एक पढ़ाते हैं, सूत्र है, सूत्र है जो पढ़ाते हैं। तो थोड़ा विस्तारित तरीके से बताएं क्या क्या चीज़ें। हाँ, सडंग मुझे जब मैंने पढ़ा, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजना सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र सडंगकम, ये चित्र के 6 सूत्र बताए गए। और ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं 6 सूत्रों से ही किसी चित्र का पूर्ण निर्माण माना जाता है। तो ये दिमाग में आ गया था, क्योंकि जब रेखांकन या मैं पेंटिंग या ड्राइंग करता था, तो इन 6 सूत्रों का दिमाग में रहता था कि रूप भेदा है, प्रमाण है, भाव है, लावण्य योजना बन रही है कि नहीं बन रही है, ऐसा हारमोनी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं से कंपोजिशन ख़राब तो नहीं हो रहा है। जब मंच पे जाओ, आप मंच पे जाते हैं, तो मंच पे भी सेम ये 6 सूत्र काम कर रहा होता है। उसका नाम बदल दीजिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन बदल दीजिए कि कैसे होगा। तो जैसे हम लोग सीखने के बाद जब मंच पे खड़े होते थे, तो मंच हमारा कैनवस हो जाता था। एक लिमिटेड एरिया होता था कि इतने में नाचना है। तो हम लोग अपने आप को तय करते थे कि अच्छा इतना एरिया है, इतने में हमें नाचना है। वहाँ के बाहर चले जाएंगे तो हमारा जैसे चित्र कट जाएगा, वैसे हम कट जाएंगे, या हम ऑफ लाइट चले जाएंगे, या हम कैमरे से हट जाएंगे, या साउंड से हट जाएंगे, वॉटेवर। तो एक लिमिटेड एक एरिया होता है, हम उसको मार्क करते थे मंच पे। फिर बात आती है सब्जेक्ट की कि कितने कैरेक्टर रखने हैं हमें अपने कैनवस पे। हम 3 या 4 कैरेक्टर रखते हैं। तो हम लोग भी तय करते थे कि अगर हमें सोलो नाचना है तो सोलो को कैसे कंपोज करना है उतने स्पेस पे, 3 ट्रायो नाचना है या डुएट नाचना है या ग्रुप नाचना है। तो उस हिसाब से हम लोग कंपोजिशन सेट करते थे कि डायगोनल लेना है या स्ट्रेट लेना है या सर्कल या लेना है या सेंटर प्लेसिंग पे करना है या कॉर्नर आना है। तो ये एक तरीके से रूपभेदा ही हो गया। मैं कह सकता हूँ इसको कि प्रमाण की बात कर सकते हैं इसको। मैंने कहा ना कि नाम बदलते चलिए आप इसका, लेकिन जो
एक्चुअल रीज़न कैनवस पे आप कर रहे हैं उसको यहाँ पे समझना पड़ेगा। फिर भाव की बात आती है ना, हम अपनी पेंटिंग को देख करके हम श्रृंगार और रसों के 9 रसों के भाव को इम्प्लीमेंट करते हैं कि हाँ ये सैड पेंटिंग है या ये हैप्पी पेंटिंग है या इसमें थोड़ा सा विभत्स दिखाई दे रहा है या शांत पेंटिंग दिखाई दे रही है। हम मंच पे भी हम कलाकार जीवंत होकर के उन भावों को प्रकट करते हैं। भजन कर रहे होंगे तो भक्ति रस दिखाई देगा, ठुमरी कर रहे होंगे तो श्रृंगार रस दिखाई देगा, गज़ल कर रहे होंगे तो कभी वियोग श्रृंगार है या शोक दिखाई देगा, रावण और राम का युद्ध कर रहे होंगे तो विभत्स और वीर रस दिखाई देगा। तो ये कल्पना हमारी मुझे उसी भाव से मिलती है, क्योंकि बस फ़र्क इतना हो गया, मैं भी लास्ट में इसको बोलूँगा। फिर बात आती है सादृश्य की कि दूर दिखना है या पास दिखना है या आधा दिखना है या करीब से दिखना है। हम उसका कॉम्पोजिशन उस हिसाब से सेट करते हैं, हम उसका एक मार्जिन बना के काम करते थे कि बहुत दूर की पेंटिंग दिखानी है या नज़दीक की पेंटिंग दिखानी है। मंच पे भी वही होता था कि पीछे आकर के आएंगे तो हम थोड़ा सा शॉर्ट दिखाई देंगे या लगेगा कि हम बहुत दूर की बातें कर रहे हैं। तो हम उस मंच के कैनवस पे खेल रहे होते थे, कभी पीछे आ रहे हैं, कभी घूम के आगे जा रहे हैं, कभी उस कोने पे जा रहे हैं, कभी बीच में आके खड़े हो जा रहे हैं, कभी अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए बिल्कुल ऑडियंस के पास चले गए। तो लेकिन उसी बाउंड्री में ही काम कर रहे हैं, उसी में ही हम मूवेबल हैं। तो वर्णिका भंग कलर कॉम्पोजिशन की बात आती है तो वर्णिका भंग मैंने जो एक्सपीरियंस किया कॉस्ट्यूम एंड मेकअप पे काम किया। यहाँ पे मैं बात करता था नीता कुमार की, कि नीता कुमार जो मैंने आपसे कहा ना कि रंग संयोजन मैंने सीखा, तो वो मेरे को बोलती थी कि कौन सा फैब्रिक पे लाइट अच्छा आएगा या कौन सा कलर मंच पे खिलेगा। तो वो मेरे को बोलते थे कि पर्शियन ब्लू बहुत अच्छा निकल के आएगा, पर्शियन ब्लू के साथ आप रॉयल रेड पहनिए या एमरल्ड ग्रीन पहनिए, है ना, या रंगीन ऑरेंज एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन बनाना, है ना। बट फैब्रिक का बहुत ध्यान रखना, फैब्रिक कलर सोखती है या कलर रिफ्लेक्ट करती है। तो ये शायद थॉट प्रोसेस नीता कुमार से मैंने सीखा। तो जब मंच पे मैं आया तो मैंने व्यक्तिगत अपने कपड़ों पे काम किया। मतलब जो एक ट्रेंड कथक का चला आया था कि मेल यही पहनते हैं या फीमेल ये पहनते हैं, मैंने वो पैटर्न चेंज किया, मैंने रंग यूज़ किए, मैंने शायद डिज़ाइन चेंज किया, थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया गया, बट लोगों ने बाद में। रूप को कैसे दिखाते हैं आप? रूप की अगर आप बात करें तो आप रूप को पहले कैसा समझना चाहते हैं, पहले आप मुझे ये बताइए। नहीं, आप चित्रकला में रूप को ये ऑडियंस आपकी है। हाँ, और इसको फाइन आर्ट वाले भी देख रहे हैं, देखिए अगर परफॉर्मिंग आर्ट वाले भी देख रहे हैं, और जो इन सब जो नहीं भी हैं, हाँ वो भी देख रहे हैं। देखिए अगर आप देखें? मेरे एंड से पूछेंगे रूप कि रूप भेदा कैसे करना है, तो जो मैं समझता हूँ कि मंच पे 2 ही किरदार अभिनीत होते हैं, एक नायक और एक नायिका। और इन दोनों किरदारों में जेंडर मैटर नहीं करता है कि नायिका नायक प्ले कर रही है या नायक नायिका प्ले कर रहा है। तो जैसे मैं हूँ अगर मंच पे, तो बड़े गुरुओं के मुंह से मैंने सुना है और देखा भी है कि कहते थे कि अगर एक नायक होकर के आप मंच पे हैं और आपको अभिनय राधा का करना है तो ऐसी राधा बनो कि दर्शक भूल जाए कि ये लड़का नाच रहा था या लड़की नाच रही थी। तो और अगर एक नायिका के लिए बात आती है कि अगर तुमको राम बनना है तो ऐसा राम बनो कि ऑडियंस भूल जाए या आप खुद भूल जाएं कि आप असल में लड़की हैं। तो ये बड़ा गहरा चिंतन और बड़ा गहरा अनुभव है, ये स्वतः संभव नहीं है। तो मैं रूप भेद पे अगर बात करूँ, ये रूप गढ़ने का एक तरीका है। रूप गढ़ने का तरीका अनुभव पे आएगा और चिंतन पे आएगा। बाकी आप आहार्य धारण करके आप मंच पे, यही प्रोसेस एक्टिंग में भी होता है या एक्टिंग का प्रोसेस इससे अलग है? कह सकते रूप हैं गढ़ने की बात कर समरूपता, हाँ समरूपता कह सकते हैं, लेकिन हो सकता है उनका अपना व्याकरण हो। मैंने कहा ना ललित कला का, अगर ललित कलाओं के 6 कैटेगरीज की अगर मैं बात करूं तो इन सबके अपने अपने फंडामेंटल्स हैं, लेकिन समरूपता आपको खोजनी है और आपको बनानी पड़ेगी। अगर आप 1 से 2 विधाओं का ज्ञान रखते हैं तो आप काफ़ी सहज हो जाएंगे समझने में और समझाने में। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं दृश्य और मंच पे काफ़ी समानता मैंने बनाई, अपने हिसाब से बनाई। मुझे बनाई नहीं, मतलब मुझे बनाई नहीं मिली, क्योंकि मैंने शायद मैं 2 नाव पे सवार था। अगर मैं अभी अभिनय पे जाऊँ या मैं किसी और विधा को और समरूप करूंगा तो फिर मुझे दोनों का ज्ञान होगा, तभी मैं उसके अनुभव को साझा करके हाल में ये समान कर पाऊंगा। इंटरव्यू हुआ है, एक एक्टर हैं देवा जी, तो बहुत काफ़ी सारी मूवीज़ में वो लगातार भी काम कर रहे हैं। हाँ, तो जब ये एक्टिंग की बात जब हम लोग करते हैं, एक जो रूप है जिसका वो प्ले करने वाले हैं, तो उसमें इतना खो जाए कि वो रूप जो है हाँ जीना, देखिए उसको अगर आप, हाँ, तो जब वो ये बात आ रही है एक्टिंग में कि हम उस रूप को, वो राम नहीं है, हाँ, या वो कोई दूसरा पर्सन नहीं है, अब वो उस किरदार को जीने वाले हैं,
समझ तो रहा उसको ये मानना पड़ेगा कि वो ये वही है। राम ही है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे अब आप मैं कह सकता हूँ कि अभिनय और नृत्य को हम जोड़ सकते हैं। दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, दोनों अलग अलग धाराएं हैं, लेकिन कहीं हद तक हम इनको कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो एक एक अध्याय हम लोग को पढ़ाया जाता है जब हम लोग नृत्य में होते हैं। अभिनय का एक छोटा सा अध्याय है जिसमें अभिनय के बारे में जानकारी दी जाती है। जो आप कह रहे हैं ना, किरदार रूप की बात आ गई, रूप भेदा की बात आ गई। तो अभिनय के 4 अंग बताए गए, आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। इन चारों कंपोनेंट्स एक अभिनय को पूर्ण करते हैं। तो जिसमें आंगिक अभिनय का मतलब है कि किसी को कॉपी कर लेना, किसी के व्यवहार को, किसी के क्रियाकलाप को कॉपी कर लेना, इट्स कॉल्ड आंगिक अभिनय। वाचिक अभिनय उसके जैसा वॉइस क्वालिटी ले लेना या उसके जैसा टोनल क्वालिटी डेवलप कर लेना। आहार्य अभिनय उसके जैसे वेशभूषा धारण कर लेना। अब ये तीनों हो गए, चौथा आता है सात्विक अभिनय। तो इन सात्विक अभिनय का मतलब ये है कि उसके जैसे सोल का फील करके वो सोल कन्वे कर लेना। जैसे एग्जांपल, अगर कृष्ण बनना होगा तो कृष्ण बनने के लिए सबसे पहले हम आहार्य खोजेंगे कि कृष्ण जो आउटफिट पहनते थे वो हमने पहन लिया और हमने मोर पंख लगा लिया। तो ये कोई भी बंदा हमको देखेगा तो वो समझ जाएगा कि कृष्ण है, बिकॉज ऑफ आहार्य इतना ज़्यादा परिचित है ना। आहार्य इतना ज़्यादा परिचित है तो हमको देखेंगे, कोई समझ जाएगा कि ये आहार्य चल रहा है। फिर आंगी की बात करूंगा तो अगर मैं बांसुरी लेकर के ऐसे खड़ा हो गया है ना, तो लोग समझ जाएंगे कि ये बांसुरी बजा रहे हैं, इसका मतलब ये कृष्ण है। वाचिक का अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं कृष्ण जैसा बोलने लगूं या कृष्ण के जो बहुत फेमस डायलॉग्स हैं, राधा कृष्ण का संवाद बोल दूंगा तो ये राधा कृष्ण की बात है, इसका मतलब ये कृष्ण बना हुआ है। बट ये तीनों काफ़ी सरल हैं और काफ़ी नोन हैं, आइज़ को ये काफ़ी स्वीकार कर लिए गए। बट जब तक अगर मैंने कृष्ण के किरदार का जो भाव है, जो कृष्ण के चरित्र का भाव अगर मैंने महसूस नहीं किया होगा तो मैं सात्विकता नहीं दिखा पाऊंगा। मैंने अक्सर देखा है, अक्सर सुना भी है, आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि बहुत बार मंच पे कलाकार जब मंचन कर रहा होता है तो दर्शक रो रही होती है या दर्शक हंस रही होती है या दर्शक बिल्कुल अवाक या मौन या मूक हो जाती है। ये जानते हैं तब संभव होता है जब आपकी सात्विकता की यात्रा पे दर्शक भी ट्रैवल करने लग जाए। तो ये तभी संभव है जब आपका गहन चिंतन, आप उस भाव में इतना खो चुके हो, आप उस रूप भेदा में इतना खो चुके हैं, इतने डिवाइन हो चुके हैं कि आप जब मंच पे पहुंचे तो आप व्यक्तिगत एंड वास्तविकता भूल करके आप उस भाव का या उस रूप का चिंतन करके मंचन करने लगते हैं। तो ये रूप भेदा है। कथक के क्षेत्र में एक तो परंपरागत कथक, हाँ। तो और इसमें कोई शास्त्रीय कथक होता है या परंपरागत ही कथक है ये। तो एक परंपरागत कथक हो गया, हाँ। एक समकालीन में क्या परंपरागत या हम आज कहें समकालीन, जो पहले से जो स्टार्ट हुआ कथक, हाँ। अभी आते आते उसकी किन फॉर्म्स में बहुत सारे चेंजेस आए हैं या केवल जैसा हम करते थे आज भी उसी फॉर्म को रिपीट करते हैं? विषय वस्तु बदल गई है, मंचन बदल गया है, प्रयोग। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं जो मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने अब तक ने एक्सपीरियंस किया है कि भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सबसे ज़्यादा प्रयोगात्मक पक्ष अगर किसी का मजबूत है तो वो कथक का है। शास्त्र फॉलो करता है, शास्त्र का अंश हम भी लेके चलते हैं। और अगर आप परंपरा की बात करें तो आज से अगर मैं मुग़लों के समय या मुग़लों के पहले मंदिर काल में जाऊं तो मंदिर काल और समकालीन के इस अंतराल में कथक का जितना मॉडिफिकेशन हुआ उतना किसी शास्त्रीय नृत्य का नहीं हुआ। मतलब मुग़लों के पहले आप किस काल की बात कर रहे हैं? मुग़लों के पहले, हाँ, अगर सभी मंदिर काल अगर हम अपने मुग़लों के, हाँ, मुग़लों के देखिए, अगर बात आपका मध्यकाल हो गया तो उसके पहले जाइए, है ना, उसके पहले भी जाइए आप, सुल्तानों का काल है ना। तो मैं मंदिर में आदिकाल या मैं आदिकाल पे चलता हूँ, ठीक है। अगर किस सदी में चल रहा है आप देखिए, अगर कथक का आप एग्जिस्टेंस मान रहे हैं तो मैं अगर इसके परिष्कृत रूप को मैं मानूंगा। कब से स्टार्ट होता है? इसका परिचय तो त्रेता युग से है। अगर आप कथक का उत्पत्ति मानेंगे आप तो आपको युग ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। हम त्रेता युग की बात कर लेंगे। त्रेता युग में अभी तो हिसाब किताब नहीं लग पाएगा ना। तो युग अगर नहीं, आप उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, कलयुग में आप आके बात करें अगर, तो कलयुग में हम कलयुग त्रेता युग की बात नहीं कर रहे, हम सदी, सन, और जब से ये माना जाता है
कि इंसान पैदा हुआ, हाँ। फिर उसने कैसे कैसे अभी तक यहाँ तक आया, हम उस समय के अकॉर्डिंग ही तो बात मैं करेंगे अभी। 18वीं शताब्दी से बात करूं अगर इसकी, तो 18वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी से अगर मैं बात करूं तो कथक का परिष्कृत रूप हमें देखने यानी को मिलता मुगल है। काल का अंतिम हाँ, समय। मुगल काल का अंतिम समय, क्योंकि उन्हीं काल में अगर मध्यकाल की अगर आप बात करते हैं, या हिंदी के साहित्य का एक भक्ति काल चला था बीच में, भक्ति काल का आदिकाल के बाद भक्ति काल भी आता है, मध्यकाल में मध्यकाल में आता है। तो मध्यकाल से आप कथक का जो परिष्कृत रूप अगर आप हमको जो हम कहते हैं वो हम मध्यकाल से देख किस सकते हैं। फॉर्म में क्या डिफरेंस है दोनों को? भाई देखिए, मुगलों के पहले अगर आप सुल्तान को मान रहे हैं तो नहीं, मैं नहीं मान रहा हूँ, ये हाँ, जो इतिहास है जो वो, हाँ बता चलिए, है ना, इतिहास की मेरे बात मानने से नहीं करें बदलेगा तो वो। मैं सुल्तान या मैं मुगल की बात नहीं कर रहा, मैं अपने कथक के परिचय की बात करता हूँ कि हमें ऐसा बताया गया, हमने ऐसा पढ़ा कि मंदिर काल का कथक था, जिसमें हिंदुत्व या हिंदू शैली की परंपरा के अंतर्गत हमारा कथक नाचा गाया जाता था, मंदिरों में नाचा जाता था, या उसकी जो विषय वस्तु थी वो अध्यात्म और सनातन से जुड़ी हुई थी। मुगलों के आने के बाद एक दो संस्कृतियों का कोलैबोरेशन हुआ और कुछ चीज़ें हमारी रखी गई। आप ये बता रहे हैं कि या तो वो राजपूत टाइम में स्टार्ट हुआ, हाँ। जहाँ पे राजपूत राजा हाँ होते थे, हाँ, कह सकते हैं, है ना? राजपूत शैली में ही कह राजपूत सकते शब्द हैं। जो है हाँ, मध्यकाल के में पहले आएगा, बोला नहीं जाता था तो लगभग। हाँ, तो मंदिर से निकल करके या हम राजपूत शैली से निकल के हम मुगल शैली में आते हैं। तो मुगल शैली में यहाँ पे देवदासियाँ नाचती थी वैसे, या कुछ देवदासियाँ, अलग है ये? देवदासी नाम हमारे यू कथक के लिए, कर्नाटका, कथक में नहीं यूज होता, इस एरिया में नहीं होता था। साउथ में जाइए आप, साउथ वो में। भरतनाट्यम एंड तो यहाँ दक्षिण शैली की। यहाँ पे जो आप मंदिर के जिक्र कर रहे हैं, तो जो टाइम था, तो उसमें कथक के फॉर्म्स में लोग डांस करते थे, कथक के फॉर्म में डांस करेंगे। मैंने कहा ना कि परंपरा आज तक या नहीं चली आ रही है। कथक के फॉर्म में डांस करते थे, या वहाँ की लोक नृत्य शैली थी? नहीं, लोक नृत्य शैली तो नहीं कहेंगे, जैसे वो अलग। राजस्थान की लोक नृत्य शैली ऑलरेडी है। हाँ, नहीं, अपने यूपी की भी लोक नृत्य हाँ, और शैली उसकी है, भी। दोनों विधाएं अलग अलग हैं। ये तो समझना पड़ेगा कि भारतवर्ष में दो विधाएं चलती हैं, देसी और मार्गी। देसी मतलब लोक नृत्य परंपरा, जिसमें लोक गायन वादन मतलब नृत्य आप है। ये मानते हैं, हाँ। मतलब जो आपके शब्द हैं वो ये हैं कि मध्यकाल के अंतिम चरण में, हाँ, कथक का परिष्कृत रूप हमें देखने को हाँ। मिलता है। तो मुगलों की बात फिर आ गई घूम फिर के कि मंदिरों से निकल के कथक मुगलों के दरबार में आ गया, विषय वस्तु बदल गई, समझ रहे आप? मध्यकाल में। हाँ देखिए क्या है कि अभी जो सुनने वाले लोग हैं, हाँ वो भी टाइम के अकॉर्डिंग सुन, हाँ, कोई भी हाँ, व्यक्ति होगा, हाँ हाँ, वो आपका टाइम पीरियड भी देख रहा है। कि अच्छा। आप कह रहे हैं कि मुगल्स, यानी जो इतिहास में 18th सेंचुरी में उनका अंतिम चरण जो था, जो चल रहा था, उसके बाद अंग्रेज आ गए। क्लियर है? अभी आप बता रहे हैं कि उनके अंतिम चरण में मुगल शासन के, अब वो अंतिम चरण हो सकता है औरंगजेब के बाद जब उनके बच्चे या उनके बच्चे लास्ट में, कुछ इस तरीके की 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं इतना अगर आप इतने डिटेल में जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम कथक को बहुत खोज पाएंगे। कथक एक शैली है और शास्त्रीय शैली रही, तो ये इंडियन उत्तर भारत में, या अगर लखनऊ या मैं घरानों की बात करता हूँ, तो जो आप कथक के शास्त्र को अलग, कथक के इतिहास को अलग कर दीजिए, और जो आपका एंशिएंट मेडुअल और मॉडर्न हिस्ट्री है उसको अलग कर दीजिए। अब मैं आपको इसको रिफाइन कर पाऊंगा, टाइम पीरियड फिर की आपको बात फिर 17 पे जाना पड़ेगा। अगर आप इस लेवल पे आपके बात करेंगे कि 17 या 18 सेंचुरी या 18 का लास्ट पीरियड है, औरंगजेब या अकबर, ये आपका कहना है। हाँ, मेरे तो इसमें कोई मैं शब्द इसको नहीं फिर है। से ठीक करता हूँ कि चलिए अब आप 17 सेंचुरी में चलिए, कथक तब भी एग्जिस्ट कर रहा था, है ना? आप उसके पहले भी जाएंगे, आप कथक तब भी एग्जिस्ट कर रहा था, मतलब 17th तो सेंचुरी 17 में भी आ जाइए, आप 16 में भी जाइए। आर्टिस्ट देखिए, फिर से वही वाली बात कि आर्टिस्ट कैसे खोजा जाएगा। आर्टिस्ट तो मैंने कहा ना कि परिष्कृत रूप, अगर आप परिष्कृत रूप में बात करेंगे तब तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जो शास्त्रीय संगीत की जो बात है, या हम भारतीय संगीत की हम बात करते हैं, भारतीय संगीत एकदम से कोई शास्त्रीय संगीत नहीं बन के आया, बनाया गया। तो ये मध्यकाल में एक जो मंदिर काल जिसमें आपने कहा है, जिसमें कथक की फॉर्म को प्रैक्टिस किया जाता था, ठीक है, तो वो ज्ञात कलाकार थे, अज्ञात कलाकार थे, इनके नाम? मेरे ज्ञान में तो मुझे ज्ञात कलाकार नहीं मिले, कि मैं आपको नहीं बता सकता कि मुगल दरबार में कौन नर्तक था, तो मुझे मेरे मतलब अज्ञात कलाकार। हाँ। तो
अभी अगर आपको देखना है हम्म, आज के समकालीन समय में, और पुराने जो गुरुओं ने आपके बताए उसके पहले जो लोग परफॉर्म करते हों कथक को, तो अभी क्या नई चीज़ देखते हैं? प्रयोगात्मक कितना है कथक? प्रयोगात्मक तो मतलब आप पूछिए मत, डेली एक नया प्रयोग दिखाई दे रहा है और अच्छे गुरु और शास्त्र सम्मत प्रयोग है। मेरी गुरु भी जो है, मैं पहले उनका नाम लेना चाहूँगा कि मेरे गुरु ने शुरू से ही प्रयोगधर्मिता पे बहुत काम किया, क्योंकि वो शायद अपनी तालीम, जो उनकी तालीम रही है पुरानी बिल्कुल परंपरागत तालीम की, वो रही हैं। तो लेकिन उनका शायद एक क्रिएटिव माइंडसेट था कि उन्होंने बहुत प्रयोग किए अपने कथा के अंतर्गत। तो मैंने उनसे जब सीखा और जब मैंने उनसे प्रयोगों की बात सीखी, तो वो हमेशा कहती थी कि प्रयोग करने की स्वतंत्रता है, लेकिन वो शास्त्र सम्मत होने चाहिए। अगर आप शास्त्र सम्मत प्रयोग कर रहे हैं तो उसको स्वीकृति मिल जाएगी, अदरवाइज़ फिर वो होगा स्वतंत्र कला के रूप में, जिसको हम कह सकते हैं कि ये समकालीन कला है, मानी जाएगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। तो कथक में प्रयोग तो बहुत 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 हो रहे हैं, डेली होता है, और जो है दृश्य प्रिय है, कर्ण प्रिय है, और कहीं ना कहीं शास्त्र सम्मत उसको स्वीकृति मिल जाती है। तो वर्तमान में कथक बहुत रिफाइंड है और बहुत अच्छा काम कथक में प्रयोग धर्मिता के अंतर्गत हो रहा है, शास्त्र को लेकर के। भातखंडे कैसा काम कर रही है? और आपको क्या लगता है कि भातखंडे कैसा काम कर रही है मैं बतौर अपने संस्था? संस्था अभी वर्तमान अगर मैं बात करूं तो आप एक देखिए, इंडिविजुअल आर्टिस्ट के नाते मैं बताएं। भातखंडे मुझे छोड़े हुए काफ़ी साल हो गए, लेकिन मेरा मेरा इंटरफेयर है, अभी मैं इंटरफेयर मेरा है भातखंडे में। तो अभी जब से भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय बना है, तो काफ़ी विधाएँ इसमें ऐड हुई है। नई जोड़ दी गई, और एक नया जो है फॉर्मेट दिखाई दे रहा है मेरी परंपरा और वर्तमान परंपरा में। क्योंकि मैं जब था तो तब डीम्ड यूनिवर्सिटी थी, तो उसमें शायद इतनी जो है भौतिक सुविधाएं नहीं थी, या इतने संसाधन नहीं जोड़े गए थे भातखंडे में। सिर्फ अपनी विधा का तालीम था और उसी विधा का मंचन एंड शिक्षा दीक्षा थी। अब तो उसको संस्कृति विश्वविद्यालय जोड़ने से उसमें ललित कला संकाय के कई सारे संकायों को जोड़ दिया गया, जैसे दृश्य कला भी जोड़ दी गई है, और थोड़ा सा जो है अभिनय का पक्ष भी जोड़ा जा रहा है, पर्यटन भी जोड़ा जा हम रहा लोग है, केवल अभी परफॉर्मिंग आर्ट की बात परफॉर्मिंग करें, आर्ट। तो अगर मैं वर्तमान वो की पक्ष बात कितना करूं, मजबूत है अभी? मुझे ऐसा, अगर पहले के मैं अपेक्षा अभी? स्वतंत्र रूप से अगर मैं बोलूं तो मुझे थोड़ा सा चिंताजनक लग रहा है, क्योंकि शायद भातखंडे जिस लिए जाना जाता था कि एक पर्टिकुलर रियाज और एक ठेठ तालीम के लिए, कि अगर जिस भी विधा में हम वहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पे ठेठ गायकी और शिक्षा दीक्षा का एक प्रणाली था। वर्तमान थोड़ा सा जो है मॉडिफाई हो गया है, थोड़ा सा ज़्यादा फैसिनेटेड हो गया है, या थोड़ा सा हम कह सकते हैं मेटलिस्टिक हो गया है भातखंडे। जैसे नॉर्मल यूनिवर्सिटी का एज अ सब्जेक्ट ट्रेनिंग एंड भातखंडे के एक म्यूज़िक की ट्रेनिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, तो वो काफ़ी सिमिलर हो गया है। तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मॉडर्निटी हावी हो गई है कहाँ भातखंडे ये में। चीज़ आ रही है? कहाँ, देखिए किस पक्ष पे आ रही है ये चीज़? किस पक्ष पे, बात तो हर पक्ष पे है कि भातखंडे में आए दिन एक नई एक्टिविटीज़ हमें दिखाई दे रही हैं, कुछ ना कुछ वहाँ पे किसी न किसी विशेष दिनों पे या कुछ ना कुछ गतिविधियाँ वहाँ पे हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के बनने के बाद या उसके पहले भी उसका जो मूल उद्देश्य था, संगीत की बारीकियों का गहन अध्ययन, वो उसका मूड बदल दिया। शायद ये आर्ट्स कॉलेज में भी हो सकता है, वर्तमान में यही चल रहा हो। क्योंकि हम लोग जब जाते थे भातखंडे में, तो मैं अपनी बात करूं कि हम लोगों के 1 घंटे का सेशन होता था, लेकिन मैं वहाँ पे 3-3 घंटे बिताता था। स्वतंत्रता थी काम करने की। अब शायद वो ड्यूरेशन भी कम कर दिया गया है, एंड कोई इंगेजमेंट नहीं था। कथक के अलावा हम लोग कथक की शिक्षा दीक्षा में इतने तल्लीन रहते थे कि पूरा पूरा दिन बीत जाता था। कोई और एक्टिविटी में हम लोगों ने कोई इन्वॉल्व नहीं, मतलब सुविधाएं नहीं थी, ऐसे था ही नहीं कि और भी एक्टिविटी करनी है। अपनी तालीम सीखते थे, उसको समझते थे, और आए दिन जो होते, अगर कोई आयोजन भी होता था तो वो संगीत समकक्ष होता था, संगीत के लिए होता था, संगीत के लिहाज से होता था। कोई सेमिनार भी हो रहा है तो म्यूज़िकल ही हो रहा है, या कोई वेबिनार या कोई सम्मेलन है या कोई इवेंट भी हो रहा है तो म्यूज़िकल ही हो रहा है, उसमें और कंट्रीब्यूशन नहीं था। एकेडमियाँ हैं जो उत्तर प्रदेश की, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं, और बिगर एकेडमियों की ये चीज़ संचालित होना या
एकेडमियों से कलाकार जुड़ा होता है। हम्म। तो जो एकेडमीज काम कर रही हैं हम्म। आपकी परफॉर्मिंग आर्ट के लिए, हम्म। उनका काम करने का तरीका कैसा है? देखिए, सब टाइम डिमांड पे आ गया है। अगर कौन है अध्यक्ष इस टाइम पे किसमें आपकी परफॉर्मिंग आर्ट की जो एकेडमी है? परफॉर्मिंग आर्ट की एकेडमी, आप ऐसे गवर्नमेंट पॉलिसी में तो हमारे पास भातखंडे मैं है। गवर्नमेंट पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, भाई, एकेडमी की। वो अगर एक संस्थान है, विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय में जो है आपकी कुलपति बैठी हुई हैं और विश्वविद्यालय छोड़ दीजिए अब हाँ। से। अब आप एक कलाकार हैं। हाँ, अब कलाकार हैं तो कलाकारों के लिए तो ऐसी एकेडमीज गवर्नमेंट ने ओपन करके गवर्नमेंट रखी ने है। ऐसे कोई एकेडमी नहीं ओपन करी हुई है। आप अगर आप नाम लेंगे, जैसे अगर आप कथक संस्थान की बात करें, कथक संस्थान में प्रोफेसर कुमकुमधर जी बैठी हुई हैं। और अगर आप कथक केंद्र की बात करेंगे तो कथक केंद्र में जो है आपके जयंत खोद जी बैठे हुए जैसे हैं, नाहर जी बैठे हुए हैं। ललित कला हाँ, विधा है। विधा है। उस विधा के लिए गवर्नमेंट की एक एकेडमी है जिसको ललित कला स्टेट ललित कला अकादमी के नाम से हाँ, जाना जाता है। हाँ। क्या उसी तरीके से परफॉर्मिंग आर्ट की कोई एकेडमी नहीं, है? कोई एकेडमी नहीं है। क्या इसकी ज़रूरत है? बिल्कुल है, क्योंकि देखिए, विश्वविद्यालय की अपनी एक पॉलिसी होती है काम करने की। कथक के संस्थान हैं, कथक के गवर्नमेंट के संस्थान है, जैसे मैंने कहा ना, कथक संस्थान है, कथक केंद्र है। ये दो संस्थाएं कथक को लेके काम कर रही हैं। लेकिन बाकी जो क्षेत्र की अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में हमने आपने खोल लिया तो वो एकेडमी, वैसे तो बहुत सारी एकेडमीज काम कर रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी में अगर आप बात करें तो ऐसे कोई यूनिवर्सिटी के बाद और यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट के बाद कोई संस्था नहीं है। मतलब प्रॉपर कम से कम एक ऐसी एकेडमी हो, हाँ, जो यूनिवर्सिटी के परे भी काम करे। हाँ, जिसमें केवल कथक के लोग ना हो, कथक के अलावा हाँ, ऐसे कोई संस्था जो परफॉर्मिंग आर्ट की जो कला है, हाँ, वो उसके लिए ही एकेडमी हो। नहीं है। इसके अलावा तो मुझे कोई नहीं दिख रहा। ज़रूरत महसूस होती है आपको? होनी चाहिए। देखिए, महसूस होने का इन द सेंस है कि फैसिलिटीज़ जितनी होंगी हमारे लिए उतनी ही चीज़ें सुविधाजनक होंगी। लेकिन अब जैसे आप संस्था की बात कर रहे हैं, तो जैसे भातखंडे है, भातखंडे अब अपनी शाखाएं शुरू कर रहा है, कोलैबोरेटिव स्टडी के या कोलैबोरेटिव फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर रहा है। जैसे भातखंडे ने अपनी एक शाखा खोली आजमगढ़ में, हरिहरपुर, वहाँ पे घराना है, तो हरिहरपुर के नाम से उन्होंने एक शाखा खोल दी जिसका अध्यक्षता भातखंडे करेगा। तो ये एक सुविधा हो गई वहाँ के बच्चों के लिए, उस क्षेत्र के लिए। तो ये भातखंडे की पॉलिसी में शुरू हो चुका है। तो हो सकता है कि ऐसे करके भातखंडे की कई सारी शाखाएँ यूपी के हर एक ज़िले में खुल जाएँ। इसकी पॉलिसी है। अगर ये हो जाता है तो संभावनाएं ये अच्छा कदम है, लेकिन वो बहुत अच्छा कदम है। ये एजुकेशनल है। हाँ, एजुकेशनल है, लेकिन मैं बात आप कर जो रहा हूँ, स्वतंत्र कलाकार के आप एक कलाकार हाँ, एजुकेशन प्राप्त कर चुका है, ले चुका है, अब वो इस क्षेत्र में काम करने वाला है। हाँ। अब जब कोई एक कलाकार किसी एक क्षेत्र में काम करता है तो उसको कुछ सहायता चाहिए है। हाँ। कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो उसको इंट्रोड्यूस करे बहुत प्रॉपर तरीके से। हाँ, उसको वो चीज़ें मिले, प्लेटफॉर्म दें। तो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप तो जो आपके क्षेत्र के लिए है वो हमारे लिए भी है, मतलब जो गवर्नमेंट पॉलिसी की स्कॉलरशिप है। लेकिन जो आप कह रहे हैं, एक छत्र छाया बनाना, एक जॉनर, एक सेंटर बनाना। हाँ, मैं समझ गया। ये होता है। हाँ, मैं समझ गया। एक एकेडमी, किसी कला फील्ड की जो एकेडमी क्या करती है कि वो कलाकारों के लिए एक ऐसी जगह होती जहाँ पे वो विचार विमर्श कर सकते हैं। हाँ, बैठ सकते हैं। वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। हाँ, वो आर्टिस्टिक, एक आर्टिस्ट लेवल कलाकार के लिए है। वो आए, वहाँ बैठें, वो चर्चा परिचर्चा करें और उससे रिलेटेड मंचन के बारे में बात हो सके। ऐसा तो नहीं, लखनऊ में तो मुझे नहीं दिखाई दिया, अभी तक नहीं दिखाई दिया। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और यहाँ पे सारे विधा के कलाकार स्वतंत्र आकर के बात करें और वाद विवाद करें और कुछ नया निकालें और काम करें, तो ऐसा तो नहीं दिख रहा, अभी तक तो नहीं दिखा। लेकिन अगर हो जाता है तो मैं शायद मैं भी इसमें अपना फुल कंट्रीब्यूशन दूंगा। अगर ऐसी कुछ योजना बनती है तो मेरी इसमें सहमति होगी। मास्टर्स आपने जब पूरी शिक्षा वहाँ से भातखंडे से की, तो लास्ट में जैसे तो आपने पीएचडी किया, फिर हाँ, पीएचडी कहाँ से किया? मेरी पीएचडी हुई वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से। पीएचडी भी हो गई, सारा कंप्लीट हो गया। अब बहुत सारे जो युवा साथी जो आना चाहते हैं इस फील्ड में और डांस की फील्ड में, नृत्य की फील्ड में अपना कैरियर चुनना चाहते हैं, कितना सरल है ये बतौर कैरियर चूज़ करना? बिल्कुल सरल नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि
ये ऐसी ओखली है जिसमें जो चोट लगनी है ना, वो चोट मौत जैसी है। मतलब यहाँ पे बचने की संभावना नहीं है। बहुत कठिन है क्षेत्र, बहुत ही कठिन है। इसके हल्केपन का तो सोचना ही नहीं है इस क्षेत्र में आने के लिए। देखिए, मेरा 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 छोड़ दीजिए, मेरा पास्ट आप छोड़ दीजिए, उसमें बहुत सारी जो है इफ एंड बट लगे हुए थे। मैंने कहा ना कि एक सुविधा नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, जानकारियाँ नहीं थी, उतनी भौतिक संसाधन नहीं थे। तो ये बहुत 25 साल पहले की बात हो गई। वर्तमान की मैं बात करूँ, बहुत बहुत इजी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं हम। हमारी विधा बहुत बहुत इजी एक्सेप्टेंस में आ चुकी है, रियलिटी शोज़ के चलते, या शायद हम मॉडर्निटी की तरफ अग्रसर हैं। तो इस वजह से अब क्या होता है कि जब बच्चे इस क्षेत्र में आते हैं तो उनको लगता है कि सब इजी सर्व है, तो हम फटाफट इसको पालेंगे और मेरा काम बन जाएगा। लेकिन भैया, मुझे ऐसा लगता है कि ये कितना भी मॉडर्नेट हो जाएगा ना, ये जो ललित कला है, कितनी भी आप इसको फैसिलिटेट कर दीजिए, कितना भी आप इसको मॉडर्नेट इजी पैटर्न पे ले आइए, लेकिन सबसे जो बेसिक फंडामेंटल है इसमें पेशेंस और रियाज का, प्रैक्टिस का, वो जितना एज करेंगे उतना आप अपने आप को रिफ़ाइन करके पॉलिश कर पाएंगे। क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आर्ट का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आर्ट का कोई ट्रिक नहीं होता है। आर्ट का अपना एक रूटीन है। उस रूटीन की, जैसे कहते हैं ना कि वो बैतरणी नदी है जिसको आपको पार करके ही जाना है, आप उस पर छलांग नहीं लगा सकते। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आपको एक प्रॉपर जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है वो देना ही पड़ेगा। आप प्रयोग करते रहिए, स्वतंत्र हैं आप, सुविधाएं आपको हैं, आप उस सुविधाओं का फ़ायदा उठाइए। कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो है चीज़ें सरल हो गई हैं, सुविधाएं काफ़ी उपलब्ध हैं, उसका फ़ायदा उठाइए। लेकिन धैर्य और जो है, कुछ भी आपको बना बनाया या पका पकाया नहीं मिलना है। यहाँ पे आपका निजित्व चलेगा इस क्षेत्र में। अगर आप इस क्षेत्र में करियर के लिए आ रहे हैं, जो जॉब पॉलिसी है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं स्वतंत्र कलाकार की बात कर रहा हूँ। स्वतंत्र कलाकार में आपको अपनी निजता खुद से बनानी पड़ेगी, और उस निजता के पीछे जो शर्तें हैं वो आप उसका कोई प्रमाण या उसका कोई मेजरमेंट नहीं है कि इतना कर लेंगे तो आप कलाकार बन जाएंगे, या इतना कर लेंगे या ये कर लेंगे तो आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इतने साल गुजार दिए, मैं रियाज़ में रहा, या जो भी मेरे अनुभव रहे इतने मंचन करने के बाद, या बट अभी भी जब मैं कभी कभी अपने आप को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं काफ़ी पीछे हूँ, या बहुत काम करने की गुंजाइश अभी भी दिखाई दे रही है, या अभी तो मेरा ये वाला पक्ष बहुत कमज़ोर है। मैं अगर अपनी व्यक्तिगत, क्योंकि कला में डेली एक अध्याय जुड़ रहा है। प्रयोग की बात आप कर रहे थे ना, डेली एक प्रयोग जुड़ रहा है, और कुछ मेरे से आगे काम कर रहे हैं, कुछ मेरे से पीछे काम कर रहे हैं। तो जो मेरे से आगे काम कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि इनके चिंतन में ये बात कैसे चल रही है, मेरे चिंतन में कैसे नहीं चल रही। तो ये फाइट आपको कांस्टेंट बना के रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे कोई फुल स्टॉप नहीं है उस ड्यूरेशन को पार करने का, कि नाउ मेरी डिग्री पूरी हो गई तो मैं कलाकार हो गया, या मैंने मंच राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कर लिए तो मैं कलाकार हो गया। नहीं, इसमें आपको डेली गड्ढा खोदना है, डेली कुआं खोदना है, डेली पानी पीना है। अगर आप इस कुब्बत में हैं कि आप डेली कुआं खोद के पानी पी सकते हैं, तब आप इस क्षेत्र में आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। और शायद तभी आप इस लेगेसी को कंटिन्यू कर पाएंगे विथ डिसिप्लिन, और जो एक इसकी जो एक रॉयल्टी है उस हिसाब से। अदरवाइज आप शॉर्टकट में, आप खुद ही जानते होंगे कि बहुत सारे बच्चे आपके आर्ट्स कॉलेज में आ रहे हैं, और वो जिस फैसिनेटिंग मूड में आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप आने वाले 2 साल में उनको कहीं देखेंगे, तो वो आके गायब हो जाएंगे। ऐसे ही मैं अपने क्षेत्र में बात करूं तो मैं बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूं, या बहुत सारे कलाकारों को देख रहा हूं जो आए और यूँ शूट कर गए और वापस में गायब हो गए, बिकॉज ऑफ कि उस शूट में उन्होंने अपना पेशेंस मेंटेन नहीं किया। उनको लगा शायद बस अब ये शूट मेरा कंटिन्यू चलता रहेगा, फिर धड़ाम से गायब हो गए। तो ये धीरे धीरे चलिए, थोड़ा थोड़ा पाइए, इकट्ठा करते रहिए, और अपना भंडार इकट्ठा करते रहिए। हमें एक लंबी बात रही, एक ऐसे कलाकार से बात कर रहे थे जिन्होंने रंगों की दुनिया को जिया, और उसके साथ उन रंगों और रेखाओं से नृत्य की फॉर्म को डेवलप किया, बनाया, और कथक में लगातार अभी प्रयोग कर रहे हैं। तो एक लंबी बात रही, एक अच्छी बात रही। बहुत बहुत धन्यवाद वर्णमने की ओर से आपका, जो आप हमारे प्रोग्राम में आए।
और इसी तरीके से प्रोग्रेस करें और लखनऊ का नाम रोशन करें। बिल्कुल। तो यहीं हमारा लखनऊ चैप्टर समाप्त होता है और आने वाले समय में आप दूसरा लखनऊ चैप्टर दूसरे कलाकार, दूसरी विधाओं के कलाकारों के साथ देखेंगे। धन्यवाद।